नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार सीसीआर सभागार पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांवड़ मेले में बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि यह हमारी आस्था का मेला है। इस बार का कांवड़ मेला दिव्य और भव्य होगा। वहीं चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि मौसम की जानकारी लेने के बाद ही चारधाम यात्रा पर आए। कांवड़ मेले को लेकर पिछले दिनों से जो सभी विभाग सभी तैयारियां कर रहे थे, उसकी तैयारियों को लेकर ये आज एक समीक्षा करी है। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपनी तैयारियां बताई हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, सबकी यात्रा अच्छी होगी। नहीं, वो सब मिल गई है। बजट की कोई कमी मेले के लिए नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा आस्था और श्रद्धा का मेला है। कांवड़ मेला पूरे भारतवर्ष के लोगों का मेला है। खराब हो गया है, काफ़ी बर्फबारी भी है, ज़्यादा अतिवृष्टि भी है। इसलिए बीच में हम सभी से अपील भी करते हैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि ये यात्रा बहुत कठिन भौगोलिक स्थिति में होती है, भौगोलिक स्थान कठिन है। तो इसलिए जब मौसम अच्छा ना हो तो सभी से हमारा ये अनुरोध है कि मौसम की जानकारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में रहे। हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हरिद्वार जनपद में होने वाले कांवड़ मेले को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। जो जनपद हरिद्वार में जो जितने भी कांवड़ को लेकर जो कार्य होने थे, उनको लेकर अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो उनकी जानकारी दी गई। उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांवड़ मेला है, ये भव्य दिव्य रूप से संपन्न कराया जाएगा। इसमें किसी भी तरह से होने आने वाले शिव भक्तों को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि समय से रहते ही सारे कार्य निपटा लिए जाएं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो कांवड़ लेने के लिए जो शिव भक्त आते हैं, शिव भक्तों का स्वागत के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हेलीकॉप्टर के द्वारा उन पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कांवड़ मेला है, इस कांवड़ मेले को लेकर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आने वाले श्रद्धालुओं को। लक्सर रेलवे स्टेशन सहित हरिद्वार रेलखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर राजकीय रेलवे पुलिस अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। राजकीय रेलवे पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के मुताबिक कांवड़ यात्रा में लक्सर सहित हरिद्वार और ऋषिकेश को 3 जोन के रूप में विभाजित किया गया है, जिसमें थाना एवं सेक्टर स्तर पर हर पल पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा एटीएस की मुस्तैदी अथवा सक्रियता का निर्धारण कर लिया गया है। तो वहीं 200 की संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल की डिमांड पुलिस मुख्यालय से की गई है। इसमें हमारे टोटल 3 जोन्स रहेंगे, हरिद्वार, ऋषिकेश और लक्सर, जिसमें लगभग 120 की तैनाती हर थाने हर सेक्टर में की जाती है। और इसके अलावा हमने पुलिस मुख्यालय से 200 के करीब फोर्स की डिमांड की हुई है, जो हमें मिलने की आशा है। और एक एटीएस टीम भी यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा हम लोग जो कांवड़ियों के सुविधा के लिए हम लोग रेलवे प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि अतिरिक्त ट्रेनों के लिए उसकी उपलब्धि कराई जाए। और जो कांवड़ी यहाँ पे जब आते हैं तो उनको ड्रिंकिंग वाटर और मोबाइल टॉयलेट फैसिलिटीज़ बाहर के साइड में, रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर के साइड में और रेलवे के एरिया में भी उनको उपलब्ध कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने सेनानियों के आश्रितों को सम्मान पेंशन देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही सेनानियों को मिलने वाले मानदेय 16,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 25 जून 1975 में देश में लगे आपातकाल के दौरान प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में इनके योगदान की सभी को जानकारी हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने जो अपनी मांग पत्र सरकार को सौंपी है, उस मांग पत्र पर सरकार पूरी गंभीरता से काम करेगी। सीएम धामी ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के बाद कहा कि उन्हें आपातकाल के दौरान भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सेनानियों को सम्मानित करने का मौका मिला। उनके त्याग और बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता है। अब आपातकाल लगाया गया था,
जब उस दौरान आपातकाल का विरोध सिर्फ राजनीतिक लोगों ने नहीं किया, बल्कि उस समय जनता के मन में भी आक्रोश था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आम जीवन में लोकतंत्र का क्या अहमियत है, उसका पता तब चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। ऐसा ही कुछ 25 जून 1975 को हुआ था। दरअसल आपातकाल लगाने के बाद देश के लोगों को यही लगने लगा था कि उनका सब कुछ छीन लिया गया है। उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय, बीएचयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत अन्य तमाम विश्वविद्यालयों के छात्रों का संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनाया गया। इस मोर्चा को लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी समेत अन्य नेताओं ने अपना समर्थन दिया, जिस संघर्ष का ही परिणाम था कि देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा पर मेहरबानी का सिलसिला जारी है। मृत्युंजय को आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में बनाया गया ओएसडी। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल जा चुके मृत्युंजय मिश्रा के खिलाफ त्रिवेंद्र सरकार में हुई थी विजिलेंस जांच। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा को आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग का ओएसडी बनाया गया है। अपर सचिव आयुष डॉक्टर विजय जोगदंडे की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा पूर्व में उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे और फिर उन्हें आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कुल सचिव पद पर तैनात कर दिया गया था। त्रिवेंद्र सरकार के उनके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हुई और निलंबित भी किया गया था। इस मामले में मिश्रा जेल भी रहे और बहाल होने पर मौजूदा सरकार ने उन्हें फिर से आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का कुल सचिव नियुक्त कर दिया। हालांकि आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें शासन के आदेश के बावजूद ज्वाइन नहीं करने दिया, जिस पर मिश्रा को शासन से अटैच कर दिया गया है। मिश्रा लंबे समय से आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर तैनाती के प्रयास पर रहे थे, लेकिन अब उन्हें सरकार ने आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय में सृजित किए गए विशेष कार्य अधिकार के पद पर तैनाती दी गई है। मॉनसून उत्तराखंड पहुंच गया है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। कुमाऊं में भी मानसून की दस्तक हो गई है। पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं भारी बारिश के मद्देनजर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार बरसात की मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि पहाड़ों पर आपदाग्रस्त स्थानों पर जेसीबी तैनात की जाए। सरकारी मशीनरी को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के कारण भारी नुकसान। उत्तरकाशी में एक स्टेट हाईवे और एक ग्रामीण मार्ग बंद हुआ है। टिहरी जिले में एक स्टेट हाईवे भी बंद हुआ है। बागेश्वर में वज्रपात से 300 से अधिक बकरियों की मौत हो गई है। तो चमोली जिले में 17 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हुए हैं। देहरादून जिले में 4 स्टेट हाईवे बंद हुए हैं। चंपावत में एक स्टेट हाईवे बंद हुआ है। पिथौरागढ़ में एक बॉर्डर रोड बंद हुई है। तो वज्रपात से 300 से अधिक बकरियों की मौत हो गई है। चमोली जिले में 17 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक पहाड़ी नाला जबरदस्त तूफान पर आया है। नाले में बारिश से इतना पानी आ गया है कि वो फव्वारे की तरह दिख रहा है। ये नाला गौरीकुंड से केदारनाथ की तरफ करीब 3 किलोमीटर आगे है। नाले के रौद्र रूप को देखकर तीर्थयात्रियों के पैर जहां के तहां ही रुक गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या एक नाला भी इतना खतरनाक हो सकता है। इस नाले यानी पहाड़ी गदेरे ने असीमित प्रवाह से पुलिस ने तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर है। लगातार बारिश के कारण नाला उफान पर होने से गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया है। पिथौरागढ़ में मॉनसून कॉल शुरू होते ही पहाड़ों से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ताजा मामला पिथौरागढ़ जिले के धारचूला दोभाट ब्लॉक के पास का है, जहां पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि इस दौरान सड़क से कोई गुजर नहीं रहा था। वहीं भारी लैंडस्लाइड होने के चलते यातायात बाधित हो गया है। बाप रे बाप।
नैनीताल जिले के कोटाबाग विकास खंड के सूरपुर चकलुआ गांव में बनने वाले एथेनॉल प्लांट का विरोध बढ़ता जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख समेत कई प्रधान, किसान मोर्चा से जुड़े जनप्रतिनिधि और बीजेपी के कई पदाधिकारी ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन में शामिल रहे। गांव से नारेबाजी करते हुए सैकड़ों ग्रामीण तहसील पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन करते हुए एथेनॉल प्लांट का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजकर प्लांट के मानकों की दोबारा जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि एथेनॉल प्लांट का निर्माण मानकों के विपरीत किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि एथेनॉल प्लांट भविष्य में गांवों और ग्रामीणों के लिए खतरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं एसडीएम रेखा कोहली का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है। आज ग्रामीणों द्वारा तहसील परिसर में आकर मुझे ज्ञापन दिया गया जो जिलाधिकारी महोदया को संबोधित है। इसमें इनके द्वारा एथेनॉल प्लांट को लेकर बात कही गई है। माननीय हाईकोर्ट का जो नियम है, माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है, उसी के नियमों का पालन के तहत इसमें कार्य चालू करवाया गया है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो एथेनॉल फैक्ट्री के जो विरोध में जो समस्त क्षेत्र की जनता द्वारा तहसील पर प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि एक साल से पूरी जनता ने ये मांग उठाई है कि एथेनॉल फैक्ट्री जो है बिना मानकों के यहाँ पर लगाई जा रही है और जनता को, शासन प्रशासन को गुमराह करके जो एथेनॉल फैक्ट्री मालिक द्वारा जो यहाँ पर ये अवैध रूप से इस फैक्ट्री का जो निर्माण किया जा रहा है, इसका पुरजोड़ ग्रामीण, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और हम सभी लोग, समस्त क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान संगठन और ब्लॉक के समस्त प्रतिनिधि इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं अपने सूरपुर गांव में जो लगने वाली एथेनॉल फैक्ट्री है उसका विरोध कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे सभी ग्रामीण क्षेत्र के वासी सभी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जो कि ये लोग बता रहे हैं कि एनओसी दी गई है। हमारे उसमें कोई भी एनओसी नहीं दी गई है, सरासर झूठ बोला जा रहा है यहाँ पर। और जो मानकों का जो कह रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है जो कि जो एथेनॉल जो फैक्ट्री जगह का जो वीडियो कर रहे हैं। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने नायब तहसीलदार विनोद तिवारी को मसूरी के बंद पड़े नाले खुलवाने और अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर अनुपालन करते हुए नायब तहसीलदार विनोद तिवारी द्वारा प्रशासनिक और पुलिस की टीम के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया गया। वहीं मसूरी माल रोड ग्रीन चौक के पास बंद पड़े नाले को खुलवाया गया। वहीं इस दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा इनकी एक नहीं सुनी गई और बंद पड़े नालों को खोला गया। वहीं दूसरी ओर ग्रीन चौक के पास मुख्य सड़क पर रेलिंग लगाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसको नायब तहसीलदार द्वारा लोक निर्माण विभाग के सहयोग से हटवाया गया और अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। मौसम विभाग ने 30 जून तक का बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत 27 से 30 जून के बीच प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली विशाल रैलियों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सरकार ने चारधाम यात्रा को रोका है, साथ ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसे देखते हुए महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होने वाली रैलियों को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन हरिद्वार लोकसभा में होने वाली रैली 28 जून को रुड़की में अभी प्रस्तावित है। अन्य जगह पर होने वाली रैलियों को मौसम सामान्य होने पर निर्णय लिया जाएगा। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर दूं, अब हमने 4 रैलियां स्थगित कर दी हैं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद। अभी हमारी केवल हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी रुड़की में होगी 28 तारीख को सायं 4 बजे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और मेरा प्रत्यक्ष रैली में रहना होगा। बाकी 4 रैलियाँ हम लोग मौसम विभाग का जैसी भी गाइड दिशा आएगी उसके बाद उन रैलियों को हम लोग करेंगे। जहाँ तक महासंपर्क में समर्थन का पक्ष है, तो समाज के हर वर्ग, युवा हो, महिला हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, हमारे प्रत्येक मोर्चे प्रकोष्ठों ने अपने द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का काम किया। ऋषिकेश G20 समिट के तहत नगर की हृदय स्थली त्रिवेणी घाट पर आयोजित होने वाली संध्या आरती को लेकर महापौर की अगुवाई में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों और शहर के व्यापारियों ने सोमवार को उत्साह रैली निकाली। सोमवार की दोपहर खराब मौसम के बावजूद नगर निगम से गंगा तट त्रिवेणी घाट पर ढोल नगाड़ों के साथ निकली उत्साह रैली में शामिल तमाम लोग जोश और उत्साह से लबरेज नजर आए। शहर के गणमान्य जनों ने, शहर के व्यापारियों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने, हमारे पार्षद गणों ने और जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, सभी ने उत्साहवर्धन के लिए नगर निगम से और त्रिवेणी घाट तक एक उत्साह रैली का यहाँ पर हमने अभी उत्साह रैली निकाली है। यहाँ पे उत्साहवर्धन करा हमने
उन सभी कर्मचारियों का, उन अधिकारियों का, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चुनौतियां थी। 20 दिन का मात्र यहाँ पर समय मिला और हमारे सामने चुनौतियां, अनेकों चुनौतियां थी। पहले तेज़ धूप थी, जिस प्रकार से कि जो लू चल रही थी, उसमें भी रात और दिन हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने काम। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य नीति की नियमावली को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है। आगामी कैबिनेट में इसे मंजूरी दी जा सकती है। प्रदेश में अब नशा मुक्ति केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य संस्था के साथ मानसिक रोग विशेषज्ञ, नर्सों, मनोचिकित्सकीय, सामाजिक कार्यकर्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, लेकिन मानसिक रोग विशेषज्ञों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र मानसिक रोगी को कमरे में बंधक बनाकर नहीं रख सकते हैं। डॉक्टर के परामर्श पर नशा मुक्ति केंद्रों में मरीज को रखा जाएगा और डिस्चार्ज किया जाएगा। केंद्र में फीस, ठहरने, खाने का मेन्यू प्रदर्शित करना होगा। समाज कल्याण विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का ये रोल है कि जो हम पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जो उसी के तर्ज पे हमने ये मेंटल हेल्थ एक्ट हम लोगों ने ये जो बनाया है, भारत सरकार से स्वीकृति भी हो गया है और अभी आने वाले कैबिनेट में हम लोग इस पर। उत्तराखंड सहित देश के सभी राज्यों में बीजेपी का इन दिनों महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी के सरल ऐप में उत्तराखंड राज्य को तीसरा स्थान मिला है, जिसमें नंदप्रयाग नगर पालिका की अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने सबसे ज्यादा सरल ऐप में घर घर अभियान की पोस्ट साझा की है और कल उनके इसी कार्य पर उनके द्वारा प्रधानमंत्री से सीधा संवाद किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मंगलवार को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में हिमानी वैष्णव मौजूद रहेंगी और प्रधानमंत्री के साथ संवाद कार्यक्रम में संवाद करेंगी। उत्तराखंड से भी 39 लोग भोपाल गए हैं। वहाँ तो प्रत्यक्ष उनके साथ उनका बैठना होगा। साथ साथ हमने तय किया है कि उत्तराखंड के प्रत्येक मंडल, 270 मंडलों के 270 मंडलों के अंदर मंडल स्तर, उससे ऊपर के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि मंडल स्तर पर मोदी जी से संवाद में जुड़ेंगे और हमारी प्रत्येक बूथ कमेटी पर हमारे बूथ अध्यक्ष नेतृत्व में हर बूथ पर बूथ के जो बूथ की टोली है, पन्ना प्रमुख है, इनके साथ मोदी जी जुड़ेंगे। ये कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो मोदी जी का उद्बोधन होगा, ये उत्तराखंड के प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुँचेगा। इसका स्वरूप की दृष्टि आज हमारी वर्चुअल बैठक थी और हमने सभी मंडल अध्यक्षों को, शक्ति केंद्र के संयोजकों को इस काम को प्रभावी रूप से इस कार्यक्रम सफल हो, इस दिशा में। आपदा से बचाव के लिए प्रदेश में कई जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत सायरन सिस्टम लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 250 जगहों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। उत्तराखंड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के नाम से उत्तराखंड में स्थापित किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए प्रथम चरण में 118 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। बीते दिनों मुख्य सचिव एसएस संधू की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। वर्ल्ड बैंक इस परियोजना को फंडिंग कर रहा है। अब इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। इस परियोजना के लागू होने के बाद उत्तराखंड केरल के बाद दूसरा राज्य होगा जो इस प्रणाली को अपनाने जा रहा है। मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की खास बात यह है कि ये अलग अलग आपदाओं में अलग अलग प्रकार की ध्वनियां प्रसारित करेगा। इसके लिए आमजन को पहले ही बता दिया जाएगा कि किस आपदा में सायरन कैसी ध्वनि प्रसारित करेगा। इससे लोगों को पता चल सकेगा कि वे किस तरह के खतरे में हैं। 3-4 पॉइंट पे हमारी विचार विमर्श हुई है। एक तो जितने डैम हमारे यहाँ डैम और बराजेस हैं वहाँ पे AWLR ऑटोमेटिक सेंसर लगने हैं और उनके डाउन स्ट्रीम में जो पॉपुलेशन है जिनको समस्या हो सकती है ज़्यादा पानी रिलीज़ होने से, वाटर लेवल बढ़ने से, वहाँ पर सायरन सिस्टम लगाने और 360 डिग्री सायरन सिस्टम लगाने। तो वहाँ पे बात हुई थी पिछले साल ही कि इसको तत्काल लगाएं। कुछ ने तो लगाया है तो कुछ लोगों ने अभी नहीं लगाया है। कुछ लोग टेंडर में है, ऑर्डर कर दिया है, तो उसको 15-20 दिन के अंदर लगा के फिर उसका सारा हमारा जो कंट्रोल रूम है वो जुड़ जाएगा उससे, ताकि उनका कंट्रोल हमारे यहाँ भी रहेगा। कहीं पर भी कुछ दिक्कत होती है यहाँ से भी सायरन हम उसको ब्लो कर सकते हैं। 3-4
चारधाम में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जानकारी दी है। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि इस बार हर सालों की अपेक्षा स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर तैयारी की थी, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टर राजेश के अनुसार चारधाम यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है और स्वास्थ्य के लिहाज से जिस तरीके से परेशानियां होती थीं, उन तमाम परेशानियों का निपटारा इस बार किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 11 भाषाओं में जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। दवाइयों का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी स्वास्थ्य से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी की निगरानी की जा रही है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। रानीखेत बाजार में औचक निरीक्षण के दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन ने कार से ले जाए जा रही 20 पेटी अवैध शराब बरामद कर पुलिस के हवाले की। दरअसल संयुक्त मजिस्ट्रेट बाजार क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर रहे थे तो अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर कार में शराब की पेटी डाली जा रही थी। इस पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो दुकान के कर्मचारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और कार में ले जाई जा रही शराब के परिवहन संबंधी दस्तावेज भी नहीं दिखा पाए, जिस पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने पुलिस व आबकारी निरीक्षक को मौके पर बुलाकर कार और शराब की पेटियों को पुलिस के हवाले किया और कार्रवाई के निर्देश दिए। आज मैं औचक क्षेत्र भ्रमण पे था तो मुझे कुछ ठेके के सामने संदिग्ध एक्टिविटीज दिखी जिसमें कुछ माल लोड किए जा रहे थे। माल लोड करने वालों से जब मैंने पूछा कि ये माल कहाँ जा रही है तो मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। इस क्रम में मैंने वो माल जब्त किया है और पुलिस और तत्काल एक्साइज इंस्पेक्टर को बुलाया गया और इसकी विवेचना के लिए माल की। और इसी के साथ देवभूमि के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।